राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो अभी मैं एक स्पेसिफिक रीडिंग करने वाली हूँ और ये मोर ऑफ जो रीडिंग है ये होगी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, डीएनए ट्रॉमा के बारे में। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एंसेस्ट्रल कर्स होता है, पितृदोष होता है, जो अपने बहुत ही एक कॉमनली यूज्ड टर्म है पितृदोष। जो भी लोग कुंडली पे विश्वास करते हैं, कुंडली को ज़्यादा दिखाते हैं, उनको ये चीज़ पता होगी। क्या होता है पितृदोष और किस तरह से वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो उस पे देखिए बहुत सारे 2 से 3 वर्जन्स हैं, जहाँ पे ये एक वर्जन ये कहता है कि किसी ना किसी एंसेस्टर का कर्स लग जाना। ठीक है, वो भी पितृदोष में इंक्लूड होता है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस लेकर आता है, बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है। ठीक है, फिर वो बिकॉज ये ब्लड लाइन बेस्ड होता है, तो एक जनरेशन भी हो सकता है, मल्टीपल जनरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, एक तरीका होता है जिसमें कि क्या होता है, बिकॉज पितृदोष की जब हम बात करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो इमीडिएट हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये नहीं है, आपकी कंप्लीट ब्लड लाइन उसमें इंक्लूड हो जाती है। ब्लड लाइन की जब हम बात करते हैं तो ब्लड के थ्रू, ठीक है, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इमीडिएटली जो आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है उसी जनरेशन का हो या किसी भी जनरेशन का हो सकता है। ठीक है, बट आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। राइट, और एक एक वर्जन होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं पता होगा इस बारे में, और जो लोग भी ऑकल्ट में हैं या फिर किसी बहुत स्पेसिफिक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, या फिर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इनमें ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। इसको पितृबंधन कहते हैं। पितृबंधन जो है बहुत ज़्यादा रेयर आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, बट ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम जिस बारे में रीडिंग करने वाले हैं, तो हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन सा ट्रॉमा है। ठीक है, ये कर्स की बात नहीं हो रही है, कर्स इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, बट एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की बात हो रही है कि वो कौन सा ट्रॉमा है, कौन सा एक ऐसा ट्रेट है जो आपके एंसेस्टर से ब्लड लाइन के थ्रू आप में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, ब्लड लाइन के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होगा? आपके डीएनए के थ्रू। ठीक है, बिकॉज आपका ब्लड लाइन सेम है, डीएनए भी उसी हिसाब से ट्रांसफ़र होता है, और डीएनए के थ्रू वो ट्रेट्स जो हैं आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गए। अब वो भी चीज़ें आपकी करंट लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये बहुत सिंपल सा एक चीज़ है जो सब लोग ही सुनते हैं कि दादाजी जैसे होते हैं उसके कुछ ट्रेड्स जो है पोते के अंदर आ जाते हैं, या पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स जो है वो बच्चे के अंदर आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? मेडिकली वो डीएनए के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड लाइन सेम है। उसी तरह जो हमारे एंसेस्टर्स का जो ट्रॉमा होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र होता है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं, ट्रॉमास भी एंसेस्टर से मिलता है बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंट लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, तो ऐसा होगा कई बार कि आप देखोगे किसी फैमिली में अगर 4-5 मेंबर है तो सब बहुत अच्छे हैं, सब वेल स्टैब्लिश हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो एडिक्टेड आ जाएगा, एडिक्शन होगा उसको। तो जब देखा जाएगा तो ना उनकी फैमिली में किसी को ऐसा है और ना उनके पीछे जो 2 जनरेशन है उनमें से कोई एडिक्टेड था, फिर ये पर्सन कहाँ से एडिक्शन में आ गया? राइट, तो ऐसा नहीं है कि उसकी संगति ऐसी हो गई है, वो तो एक अलग ट्रेट है, बट ऐसा हो सकता है उसके पीछे 2 जनरेशन पीछे कोई ऐसा हो जो एडिक्शन में हो, और वो ट्रेट जो है इस पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक बहुत रियल केस स्टडी है जहाँ पे कि ऐसा हुआ था कि 2 जनरेशन तो नहीं, बट उसके पीछे वाले जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ऐसा कोई पर्सन था जो एडिक्शन में था, और वही ट्रेट जो है डीएनए के थ्रू इस पर्सन में ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से ये भी एडिक्टेड हो गया। राइट, तो हम बेसिकली उन्हीं ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करने की आज कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, कि ऐसा क्या है जो आपकी करंट लाइफ में इतने मेजर ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा है, और ताकि आप उस पर काम कर सको, उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सको। ठीक है, जो एंसेस्ट्रल कर्स होता है वो तो हम मंत्र जाप से और पितरों के लिए दान करके उन उन प्रोसेस से क्लियर करते हैं, बट जो चीज़ आपके ब्लड लाइन में ट्रांसफ़र हो रही है उसे आप कैसे करोगे? तो उसकी हीलिंग एक डिफरेंट तरीके से होती है। राइट, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उनसे ये एनर्जीज़ जो है रेजोनेट होने के चांसेस हैं, बट प्लीज़ ज़बरदस्ती इन एनर्जीज़ को अपने आप से मत जोड़िएगा। जिसका जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, ऑल राइट। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। ठीक है, जिनको क्रॉनिक इलनेस रहती है, बहुत लंबे वक्त से उन्हें कुछ ना कुछ जो है फिजिकल इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। मे बी 1 साल हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है,
एक फटीग रहता है बॉडी में, लगातार थकावट बनी रहती है, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी बीमारी होती रहती है। एक बीमारी ठीक हुई फिर तुरंत दोबारा कुछ हो जाता है, फिर दोबारा कुछ हो जाता है। तो जिनका इस तरह का एक इलनेस है जो बहुत लंबे समय से चला रहा है ना, ठीक है, और जिनके अंदर एक फियर होता है कि शायद वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, कभी वो कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे, अगर जिन लोगों को इस तरह का फियर है, ये मैसेज उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और वो उसका रीज़न ये हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, ठीक है, ये उनकी तरफ से उस ब्लड लाइन से आ रहा है। सो हो सकता है कि ये जेनेटिक इशू हो, ठीक है, कोई ना कोई जेनेटिक और कार्मिक डिसीज़ की वजह से आपके अंदर जो है ये इलनेस ट्रांसफ़र हुई है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो एनर्जेटिक फॉर्म में ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है। अब डीएनए से ट्रांसफ़र तो हुआ है, बट कैसे उसे आप रिकवर करोगे, राइट? तो आपकी बॉडी में ये एनर्जी ब्लॉक्स बनकर जो है कहीं कहीं पे स्टक है। इसकी वजह से जो है आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, और आपके अंदर वो फियर इश्यूज आता है अपनी बॉडी की रिकवरी को लेके कि शायद आप कभी रिकवर ना कर पाओ, और बात बात में हर कुछ टाइम पे आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको जो रेमेडी इसमें करनी है, एक तो आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। और इसके साथ साथ जो है क्या करिए आप कि कॉपर के ग्लास में और या फिर बॉटल में अगर आप पानी पीना शुरू करो, तो उस पानी पीने के लिए क्या करना है, पहले आप कॉपर के ग्लास में या बॉटल में पानी भर लो, उसके बाद उसे सनलाइट के नीचे रखो। तो जब आप उसे सनलाइट के नीचे रखोगे तो वो वाटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर चार्ज हो जाएगा तब आप उस वाटर को पीना शुरू कीजिए। इससे आपकी इलनेस जो है, ये जो पैटर्न है, जो एनर्जी ब्लॉक्स बने हुए हैं ना आपकी बॉडी में, वो रिलीज होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है, इलनेस का पैटर्न जो है आपके एंसेस्टर्स से आ रहा है, वो ब्रेक होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप एक काढ़ा का भी यहाँ पे आ रहा है, जो इंडिकेशन दिख रहा है मुझे, नीम, तुलसी और टर्मरिक, अगर इसका आप कोई काढ़ा बना के पी सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये पीना शुरू करो, ठीक है। तो बेसिकली जब वो एनर्जी ब्लॉक्स जो आपकी बॉडी में स्टक हो गए ना, जब वो रिलीज होंगे, तो अपने आप जो ये इलनेस का पैटर्न आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको प्रेयर करनी है कि आप जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ। ये प्रेयर आपको करनी है, आप हनुमान बाबा से कर सकते हो प्रेयर, ठीक है, जय सिया राम बोलकर आप हनुमान जी से प्रे कर सकते हो कि आपकी जो भी ये इलनेस है, ठीक है, वो ख़त्म हो और आप स्वस्थ हो जाओ, और अगर ये जो एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है ये पैटर्न, ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज आ रहा है वो उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्हें कहीं ना कहीं वेल्थ अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। उनको ऐसा फियर लगता है कि नहीं, ज़्यादा वेल्थ होगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मटेरियलिस्टिक सक्सेस से ना उनको डर लगता है, सबकॉन्शियसली उनको डर लगता है, वो रिजेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये एक अभी मैंने कल परसों ही एक रीडिंग की थी, उसमें भी ऐसा ही मैसेज आ रहा था कि कहीं ना कहीं जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने आता है या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे कि आप बहुत अच्छा अर्न कर पाते हो, तो कोई ना कोई ऐसा फियर इशू आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। आपको फियर होता है अपने लिए जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेने में, जहाँ पे कि आपको मटेरियल सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैंने उस वीडियो में दिया था, मैं आपको वो रीडिंग यहाँ पे शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, उस रीडिंग का आप ज़रूर देखिएगा। क्या हो जाता है कि जैसे कई बार फॉर एग्जाम्पल आप कहीं नई जॉब में जा रहे हो, ठीक है, और आपको वहाँ पे हायर पैकेज मांगने में डर लगेगा, ठीक है। जब भी अगर वो आपको अगर लो पैकेज पे ऑफर करेंगे तो आप उसे उस पर ईजिली अग्री हो जाओगे, लेकिन आपको डर लगेगा उनको ये बोलने में कि नहीं, मैं हायर पैकेज डिजर्व करता हूँ, मुझे हायर पैकेज चाहिए। ये क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फियर है कि आपको तो मिल ही नहीं सकता, या कुछ ना कुछ ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी और आप रिजेक्ट कर दोगे, आप अपने लिए बोल ही नहीं पाओगे। अब इसका रीज़न क्या है कि आपके एंसेस्टर्स, कोई ना कोई एंसेस्टर्स आपके ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या किया है कि एक तरह से पॉवर्टी को अट्रैक्ट किया है। अब कैसे किया होगा, इसमें देखिए कोई रॉन्ग वे में नहीं है, बट क्या हुआ होगा कि आपके कोई ऐसे एंसेस्टर रहे होंगे जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को महत्व दिया, और कहीं ना कहीं जो है सांसारिक दुनिया से उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो थी उसे रिजेक्ट करके आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में चले गए। वो चीज़ जो है थ्रू डीएनए आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अभी वेल्थ अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, आप रिजेक्ट कर देते हो उसको। तो इस पैटर्न को भी आपको कट करने की ज़रूरत है। और आप कैसे करोगे इसको, ठीक है, आपको एफर्मेशन बोलनी है कि आई चूज़ अबंडेंस विद ग्रेस, ठीक है। ये हीलिंग रिचुअल है इसका, और ये आपको करना है। ये जब भी आप रात को या मॉर्निंग में बैठते हो तो ये एफर्मेशन आपको देनी है, एंड आपको पूरे थॉट प्रोसेस है सबकॉन्शियसली, बिकॉज ये पैटर्न बना है तो उसे वहीं से ब्रेक करना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो है मटेरियलिस्टिक
ग्रोथ जो है आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो वो फियर आपको अपने अंदर से ख़त्म करना है, ठीक है। वो फियर अपने आप से अपने अंदर से ख़त्म करना है और अपने आप को मैसेज देना है कि नहीं, आप डिज़र्विंग हो, आप हर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए डिज़र्विंग हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आपके पास पैसा आ जाता है और आप उसका गलत यूज़ करना शुरू कर देते हो या उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, ठीक है, तब दिक्कत है। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड वे में अपने मनी को खर्च करते हो, यूज़ करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आपको लाना है और अपने सबकॉन्शियसली इस डर को हराना है। तो क्या होगा कि जब भी आप अभी के बाद से जो भी लोग इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं, अगर जब भी उनको ये फील होता है ना कि डर लगता है कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को लेकर, तो आप इमिडिएटली अपने माइंड को मैसेज दीजिए कि नहीं, आप डिज़र्व करते हो और आप करोगे। आप अपने अपने लिए उन चीज़ों को मांगना शुरू करो, ठीक है। और यूनिवर्सली भी आप ये मैसेज दो कि आप इस पैटर्न को तोड़ते हो जो आपके एंसेस्टर्स से आ रही है और आप अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है कि आप लोग, ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जिन्हें हमेशा ना स्टेबिलिटी को लेकर डर लगता रहता है। उनको हमेशा ऐसा लगता है ना कि वो जहाँ भी है ना वो जगह उनकी नहीं है, ठीक है। उनको वो स्टेबिलिटी फील नहीं होती, उनको ये नहीं लगता है कि वो उस जगह पे रह सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? उनको हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को लेके फियर लगा रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके ही किसी एंसेस्टर को पास्ट में, ठीक है, हो सकता है कि वो पार्टीशन के टाइम पे रहे हों, ये वो एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो पार्टीशन के टाइम पे थे, ठीक है। तो उनको उनके घर से निकाल दिया गया, ठीक है, उनको उस सिटी से निकाल दिया गया, उस देश से निकाल दिया गया और ये ज़बरदस्ती निकाला गया, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, तो उसके बाद जो उन्होंने वो ट्रॉमा जो है फेस किया, एक जगह से दूसरी जगह गए और दूसरी जगह भी उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो वो जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया वही ट्रॉमा जो है डीएनए के थ्रू आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हुआ है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है आप स्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल ना हो सकता है आप स्टेबल हो, लेकिन फिर भी अपनी स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा आपके अंदर डर बना रहता है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस का हो सकता है आपके रिलेशनशिप का हो। कि रिलेशनशिप में तो आप हो, लेकिन हमेशा आपको डर लगा रहेगा कि रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं कोई ट्रस्ट इशू ना हो जाए, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। तो स्टेबिलिटी इनटू सेंस हर जगह, ठीक है। तो ये फियर जो है आपको हर जगह, हर क्षेत्र में जो है आपको परेशान करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ये तब आता है जब आपका रूट चक्रा भी हील नहीं होता। तो आप अपने रूट चक्रा को हील करने की कोशिश करो, साथ ही साथ बैरफुट वॉक करो और कोशिश करो अर्थ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप कनेक्शन बनाएं, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि आप अपने नाम से कोई ट्री लगाओ, ठीक है। आप कहीं पे तुलसी का पौधा लगा सकते हो, कोई पवित्र पौधा, ठीक है। तो चाहे आप तुलसी का पौधा लगा दो या फिर आप पीपल का, तो खैर पीपल का वृक्ष तो पे तो स्वयं नारायण का वास होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको अपने नेम से जो है पौधा लगाना है। इससे क्या होगा कि आप अर्थ से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। एंड यस, आपको बेयरफुट वॉक करना है और आपको ये मन में से ये फियर हटाना है और आपको ये अपने अंदर फील करना है कि आप जहाँ भी हो, आप अपने होम में हो, अपने घर में हो, क्योंकि तब आपके एंसेस्टर्स को बेघर किया गया था। तो अपने घर छोड़ने का फियर उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो जब आप अपने घर में हो, सेफ हो, तो आपको अपने आप में वही एनर्जीज़ को फील करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है आपको स्टेबिलिटी फील होगी और ये पैटर्न ब्रेक होगा। एंड आपको रूट चक्रा की हीलिंग करना ज़रूरी है। जब रूट चक्रा की हीलिंग नहीं होती है तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और जो स्टेबिलिटी जो है ख़त्म होने का हमेशा फियर बना रहता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे मैसेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये उन लोगों से कनेक्ट होगा जिन्हें हमेशा जो है ना सोशल एंजाइटी रहती है। हमेशा उनको डर लगा रहता है कि उन्हें अकेला कर दिया जाएगा या वो अकेले हैं, राइट। उनको हमेशा इस बात का रहता है कि उनको लोग देखते नहीं हैं, उनको लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो कितनी भी भीड़ में वो लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, कहीं वो अकेले रह गए हैं और कभी आगे भी ना वो अकेले रह जाएं लाइफ में। जिनको इस तरह का फियर है ना, ये मैसेज उनके लिए है। और इसका रीज़न ये है कि आपके किसी ना किसी एंसेस्टर को, जैसे आपने सुना होगा कि देश ने काला कर दिया, ठीक है, किसी न किसी रीज़न की वजह से सोसाइटी से उनको निकाल दिया गया, उनको अकेला कर दिया गया। अब ये कास्ट कल्चर इशू की वजह से भी उनको रिजेक्शन मिला हो सकता है या फिर किसी स्पिरिचुअल रीज़न से उनको ये रिजेक्शन मिला हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी से उनको रिजेक्ट किया गया और जिसकी वजह से उन्हें अकेला रहना पड़ गया अपनी पूरे लाइफ टाइम। और यही रीज़न है कि आपको भी वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है और आपके अंदर वो फियर आता है कि आप अकेले हो या आपको अकेले रहना पड़ सकता है फ्यूचर में,
ठीक है। और आपको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ में जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगा, वो भी एक इशू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको सूर्य भगवान को जल देना है। ठीक है, जिसमें कि आप थोड़ा सा शक्कर डाल के दो। ठीक है, और आप ये एफर्मेशन दो कि आप जो है ये एफर्मेशन मैं बता देती हूँ, वी आर वेलकम्ड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि पहले निकाला दिया गया था, पहले रिजेक्शन मिला था, तो इस बार जो है आप जो है ये एफर्मेशन दे सकते हो कि आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ठीक है, और सूर्य भगवान जो है वो आपके मैस्कुलिन एनर्जी को बूस्ट करेंगे, आपके फियर को ख़त्म करेंगे, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। तो आपके अंदर का ये फियर ख़त्म होगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, वो एंग्जाइटी इश्यूज़ जो है वो ख़त्म होंगे। एंग्जाइटी इशू फियर तब आता है जब आपका जो फेमिनाइन साइड है, जो मून एनर्जीज है ना, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मून एनर्जी से तो है, बट अगर उन्हें सन का कॉन्फिडेंस मिलेगा, सन की एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी जो है बैलेंस्ड हो जाएंगी और आपके अंदर का ये फियर ख़त्म होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये आ रहा है, और ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जिनको बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। सो नहीं पाते ये लोग रात को, जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई इनको बैड ड्रीम्स जो है बार बार आके हिट करता है। इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी नहीं है, परेशानी रहती है, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आती जाती रहती है। ठीक है, और इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज चल रही होती हैं। ठीक है, इनको अनदेखा किया जाता है। ठीक है, इनको अनदेखा कर दिया जाता है, इनको जो रिस्पेक्ट फैमिली में मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए, वर्क प्लेस में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, या कहीं भी जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको नोटिस नहीं किया जा रहा है, इनको वो महत्व नहीं मिल रहा है, इनको ये जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें इनको नहीं मिलती है। और इनको या फिर ये भी फील हो सकता है अगर किसी का आप में से इंट्यूशन अच्छा है तो। ठीक है, 2 नंबर 7 नंबर इन लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, तो माइट भी आप लोग को ऐसा फील होता हो कि आपके साथ कोई ना कोई कर्स है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ रही। और इसका रीज़न ये है कि आपके कोई ना कोई एंसेस्टर्स ऐसे रहे हैं जिनकी डेथ हुई है और उनको मुक्ति नहीं मिली है। उनके जो राइट्स होते हैं, जो उनके रिचुअल्स होते हैं, वो प्रॉपरली हुए नहीं हैं। ठीक है, और अगर क्या हुआ है कि या तो आप लोग उसको उनको याद नहीं करते हो, टाइम टाइम पे जो है जो उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए वो नहीं देते हो, और उनके रिचुअल्स अभी भी इम्प्रॉपर हैं, अभी प्रॉपरली उनके राइट्स हुए नहीं हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स जो हैं एनर्जेटिकली भी आपको हिट करते होंगे, आपको ये इंट्यूट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो परेशान हैं। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जो है एवरी अमावस्या जो है ये रिचुअल करना है, उनके नाम का एक कैंडल जलाओ या दिया जलाओ, और उनके लिए आपको प्रेयर करनी है कि वो जहाँ भी हैं उनको शांति मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। और इसके लिए आपको दिया जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है 108 टाइम्स। ठीक है, और ये बोलना है कि वो जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के उन्हें शांति मिले, मुक्ति मिले, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे आगे अपनी जर्नी पे मूव करें। ठीक है, जब वो सोल्स वो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो अपने आप ही आपको ये बैड ड्रीम्स आने ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है इस सिचुएशन में नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज आपको हिट करती हैं बार बार। ठीक है, और राइट, उसके बाद जो है मेरे पास एक और जो अभी नेक्स्ट मैसेज मैं देख पा रही हूँ वो ये आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू बॉडी शेमिंग एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि जो भी व्यूअर्स अभी हैं, ऐसा अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पसंद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होता है, आप अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, भले हो सकता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, इतना जिस लेवल पे आप अपने आप को लो समझ रहे हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, हमेशा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो रहता है अपने लुक्स की वजह से। ठीक है, और आप जो भी खाते पीते हो, ठीक है, वो आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाते हो, उतना खा नहीं रहे हो लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं अगर हो रही है, तो ये एनर्जीज उन लोगों के लिए। अच्छा, जिनको भी इस तरह का इशू है उन्हें अपना सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है और आपका पूरा जो गट हेल्थ है वो वहीं से गवर्न होता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको,
एंड येस डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, खुद के लिए ही एक्सेप्टेंस नहीं है। आप जैसे भी हो, आप उस अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे खुद से। एक तरह का ना एक हेट, एक नफरत जैसा होता है कि आप ऐसे क्यों हो। ये एनर्जी, ये मैसेज उन लोगों से यहाँ पे रेजोनेट करेगा। सो प्लीज़ इस मैसेज को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर आइए, ठीक है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हम होते हैं वही सामने वाला मिरर में हमें दिखाता है, ठीक है। और ये इसीलिए भी हुआ है क्योंकि आपके कोई ना कोई एंसेस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी की एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट की होगी, ठीक है, या फिर कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बना के रखे होंगे और वो चीज़ सब पे पुश की गई है, ठीक है। तो इस वजह से आपके अंदर ये डिसऑर्डर आया है। कई बार आप देखोगे जैसे बहुत जगह ऐसे देश के ऐसे कई सारे कोने हैं जहाँ पे कि ब्यूटी के बहुत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया है, ठीक है। कि कोई भी लड़का है या लड़की है तो वो इतनी सुंदर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा उसका फिजिक होना चाहिए, तो ही जो है उनकी शादी होगी, ठीक है। ऐसा फिजिक नहीं होगा तो उनकी शादी नहीं हो सकती, उनको यहाँ पे काम नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली शादी को लेके होता है कि लड़की बहुत स्लिम होनी चाहिए, लड़का बहुत गुड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है। उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको एक्सेप्टेंस में लाना है। आप जैसे भी हो आप एक्सेप्ट करो खुद को, ठीक है। और ये क्योंकि आपके किसी ना किसी एंसेस्टर ने ऐसी कुछ धारणाएं पास्ट में बना के रखी थी, उनकी ऐसी सोच थी, उनकी ऐसी एनर्जी थी, वही चीज़ें डीएनए के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्फ लव में आना है, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा पहनना पसंद है तो पहनिए, अच्छा खाना पसंद है खाइए, मेकअप करना पसंद है करिए, अपने आप को ग्रूम करिए। एवरी टाइम जो है एवरी फ्राइडे आप अपने आप को ग्रूम करिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो पैटर्न, वो सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अपनी बॉडी को रिजेक्ट करके, अपनी बॉडी को हेट करके कुछ नहीं होगा। ये जो बॉडी आपको मिली है ये डिवाइन गिफ्ट है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपको, ठीक है। तो इसको हेट नहीं करना है कभी भी, इसको एक्सेप्ट करना है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको रोज़ ऑयल से, ठीक है, क्योंकि रोज़ जो है रोज़ ऑयल बोलो या रोज़ क्वार्ट्स की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली हीलिंग के लिए यूज़ होता है। तो रोज़ ऑयल से आपको मसाज करना है, ठीक है, खुद की बॉडी पे, और ये अफर्म करना है कि आपकी बॉडी जो है वो एक टेम्पल की तरह है। क्योंकि बॉडी ही वो देखो ज़रिया होता है सोल के लिए, जहाँ पे कि जिसकी वजह से सारे धर्म कर्म करती है कोई भी सोल, राइट, अपना पर्पस सॉल्व करती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी जो है, ऐसा नहीं है सबको बॉडी मिल गई। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज है जिनको बॉडी नहीं मिली है, एंड वो एनर्जेटिक फॉर्म में जो है चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बट आप बहुत लकी हो कि आपको ये बॉडी मिली है और आप इस बॉडी से धर्म कर्म कर सकते हो, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, रिश्ते हैं आपके पास। तो कितना कुछ है आपको इस बॉडी को, ये एक डिवाइन गिफ्ट है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। खुद को शेम नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, खुद को रिस्पेक्ट करो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको वर्ल्ड रिस्पेक्ट करेगा। आपके अंदर जो एनर्जी और इमेज खुद की होती है ना, वही चीज़ मिरर होती है और सामने वाला आपको उन्हीं नज़रों से देखता है। तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ब्यूटी है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। एंड वन लास्ट मैसेज जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उन सोल्स के लिए है, ठीक है, जिनको हमेशा एक ब्लॉकेज फील होता रहता है। उनको लगता है कि मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ फिर भी मेरा काम नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ठीक है। बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद ही मैं किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। इनर वर्क करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है। वो चाहते हैं कि वो मंत्रा चैंट करें, वो चाहते हैं कि मेडिटेशन करें, पर उनको लगता है कोई ना कोई एनर्जी आकर उनको ब्लॉक कर देती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। अगर इस तरह की एनर्जी आपको फील होती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपके कई किसी न किसी एंसेस्टर ने खुद की हीलिंग को रिजेक्ट किया है, ठीक है। खुद की हीलिंग को रिजेक्ट किया है, तो यही पैटर्न है जो आपको ब्रेक करना है। आपको अपनी हीलिंग करनी है। आपको मन नहीं होता, आपको परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि हीलिंग इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी देखो, जब भी आप हीलिंग करने बैठोगे और अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये एक मैं ऐसा समझती हूँ, जितनी मेरी समझ है, कि ये एक इंडिकेशन है कि आप राइट चीज़ें कर रहे हो।
क्योंकि जब भी आप कोई सही काम करने जाओगे ना तो नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगी, और अगर एनर्जीज आपको ब्लॉक करने की कोशिश करिए इसका मतलब आप सही रास्ते जा रहे हो। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, इनर वर्क ज़रूर करना है, ठीक है। और आपको अपने एंसेस्टर्स से क्षमा मांगनी है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको डिवाइन आपको अपने एंसेस्टर से क्षमा मांगनी है और रिलीज़ करना है चीज़ों को, ठीक है। आप एक लेटर लिख सकते हो अपने एंसेस्टर के नाम पे, उनसे फॉरगिवनेस के लिए करो, उनके रिलीज़ के लिए आप ये इस लेटर में चीज़ें लिखो एंड उसके बाद उसको बर्न कर दो, ठीक है, इस इंटेंशन से कि अब सब कुछ रिलीज़ हो चुका है। क्योंकि जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। और आपको एफर्मेशन देनी है कि आई चूज़ हीलिंग इवन व्हेन माय एंसेस्टर कुडंट। आपके एंसेस्टर्स ने हीलिंग नहीं चूज़ की, बट आप चूज़ कर सकते हो। आप में उतनी स्ट्रेंथ है, आप में उतनी पावर है, आप में उतना विल पावर है, ठीक है। तो जो आपके एंसेस्टर्स हीलिंग अपनी नहीं कर पाए, बट आप हीलिंग को चूज़ करोगे एंड आप ये भी एफर्मेशन दोगे कि आई ब्रेक द पैटर्न ऑफ डिनाइल विद करेज, ठीक है। आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हो। सो ये है गाइज आप लोग के लिए एक छोटी सी रीडिंग जहाँ पे कि बहुत सारी 6 to 7 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमने देखी, ठीक है। जहाँ पे कि हमने वेल्थ की भी बात की, जहाँ पे इलनेस हेल्थ की भी बात हुई, ठीक है। जहाँ स्टेबिलिटी की बात हुई, बॉडी शेमिंग की बात हुई, ठीक है। तो बॉडी शेमिंग इज़ वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है आज की सोसाइटी में, क्योंकि लोग किसी को भी उनकी फिजिकल लुक से ज़्यादा जज करते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लोग अंदर से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी को इतना इतना राइट क्यों देना है, क्यों चाहिए आपको वैलिडेशन कि कोई और आपको बताए कि आप आके सुंदर हो। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आप खुद में एक डिवाइन सोल हो, आपके परमात्मा आपके अंदर वास करते हैं। आप अपने लिए अच्छी चीज़ें करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खुद को अच्छा एनवायरनमेंट दो, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखो। किसी को भी अलाउ मत करो कि कोई आकर आपको ट्रिगर करे, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जहाँ आपको लगता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, प्लीज़ कट द कॉर्ड्स। किसी को अलाउ मत करो कि कोई आके आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करे, राइट। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, घूमो, अपने आप को अच्छा एनवायरनमेंट दो। एंड जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, आप हील होगे ना सोल लेवल पे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। कभी भी आप डिवाइन को जब भी देखो, ठीक है, किसी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए जज किया जाता है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि माँ काली भी का भी तो रंग जो रंग है वो श्याम रंग है, भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम रंग है, राइट। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। आप डिवाइन के पार्ट हो, आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, आप ब्यूटीफुल हो। आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि आज की सोसाइटी उस डेप्थ से कई बार चीज़ों को नहीं समझ पाती है, इसलिए लोगों से वैलिडेशन मत लो, ठीक है। आप अपने अंदर झांको, आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, राइट। एंड येस, जो भी अभी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं उसके बारे में देखिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा उन चीज़ों को हील करने की। और ये जो मैसेजेस थे ये काफ़ी मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लाइफ के बहुत लंबे वक्त से चलने वाले इश्यूज़ को कट डाउन करने का रास्ता है ये। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प की होगी। एंड राधे राधे टू एवरीवन। प्लीज़ लुक इनटू दिस, कोशिश करिए इसे हील करने का। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। राधे राधे।